अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। तो अब हम सी एस एस स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में ही। तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिनके थ्रू वेबसाइट का जो लुक होता है वो बिल्कुल टोटली चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम सीखेंगे बैकग्राउंड कलर के बारे में डिटेल के साथ, उसके बाद इमेजेस, रिपीट, ऑल टाइप्स के अंदर, फिर साइज़, फिर देखेंगे कि साइज़ के अंदर कितनी चीज़ें आती है, फिर अटैचमेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्लिप्स, यानी कि बैकग्राउंड क्लिप्स। तो उसकी भी आगे टाइप्स है, तो वो भी देखेंगे, उनको भी कवर करेंगे। तो ये सब सी एस एस की बेस हैं। डिटेल जो है, डिटेल के अंदर ही हम चेक करेंगे कि कैसे ये सब वर्क करती हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, इनका मतलब क्या है और इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, तो फिर वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है उसके अंदर अब क्या चीज़ यूज़ होती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड कलर होता है इसको हम चार तरीके से, यानी कि चार वेज है, चार इसके तरीके हैं जिसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं। जो पहला इसका तरीका है वो होता है डायरेक्ट नेम। बैकग्राउंड कलर का जो नेम होता है, यानी कलर का जो नेम होता है, वो हम डायरेक्ट नेम लिख कर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने अपना वी एस ओपन किया है, मैं इसी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाते हैं, बैकग्राउंड डॉट एच टी एम एल, बल्कि अलग अलग हम फाइल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम कलर की बनाएंगे और इसमें हम लिखते हैं डॉट एच टी एम एल। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट और वन, तो ये हमारा जनरल कोड आ गया, जो मेजर हमारा कोड होता है पूरा एच टी एम एल का। इसमें भी हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है अब सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे लॉरम। लॉरम जो है वो बहुत मशहूर है वेब डेवलपिंग की दुनिया में डेवलपर्स के लिए। अच्छा, तो अब ये जो है हमने लॉरम जो है अपना लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल के अंदर जाऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल। ठीक है, अब मैं वैसे इसको रन करता हूँ, सेव करके प्ले पे जाना है, ये रन एंड डिबग। उसके बाद आपने ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये जो मेरा मतलब कि ये लॉरम जो है हमारा आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर कोई कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर। तो हमने ये लॉरम लिखा हुआ है पी टैग के अंदर, तो हम अपना पी जो सिलेक्टर है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ कलर का मैंने डायरेक्ट नाम लिखना है, मैं जैसे कि रेड लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए बैकग्राउंड पे रेड कलर लग गया। ठीक है, रेड की जगह चलो हम ग्रे कर देते हैं, सेव और फिर रिफ्रेश। तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर लग गया। तो ये था डायरेक्ट नेम। अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर चेंज हो, तो मैं सिंपल कलर लिखूँगा और इसको कर दूंगा रेड। मैं सेव करूँगा, अब जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया और जो टेक्स्ट हमारा था उसका कलर रेड हो गया। तो ये था, हम लोग डायरेक्ट नाम देकर भी जो अपना टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का जो है वो कलर मतलब उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आगे आता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉलम। अच्छा, जो हमारी दूसरी चीज़ आती है कलर्स के अंदर वो होती है मोड्स। अब मोड होती है सबसे पहली आर जी बी। आर जी बी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो आर जी बी मोड्स हैं, जितनी भी आगे मोड्स आती हैं, ये सब इनके कोड जो होती है इनकी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जो आर जी बी है इसकी वैल्यू होती है 0 टू, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 0 टू 255, यानी कि हर एक कलर की 0 से लेकर 255 तक उसकी वैल्यू होगी। हमने जब भी कोई मतलब कलर लिखना है, पहले तो हम डायरेक्ट नाम लिख रहे थे, तो अब हम उसको वैल्यूज़ के अंदर लिखेंगे। तो वो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हमने लिखना है सिंपल आर जी बी। ठीक है, या आगे आप भी आप इसको ऊपर एंटर करें, तो ये छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हमारे तीनों कलर्स आ जाएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये डिफ़ॉल्ट कलर होंगे, यानी कि स्पेशली तौर पर मैं अगर मिसाल यहाँ लिखता हूँ 255। ठीक है, जो ग्रीन का मतलब नेक्स्ट कोड हमारा उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, बल्कि स्टार्टिंग भी ज़ीरो कर देता हूँ ताकि पता लगे। अब ये डिफ़ॉल्ट कलर है जो 000 के ऊपर आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया।
इसके अंदर हमारा मैंने हाईलाइट किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट कलर है किसी भी ब्राउज़र का। तो हम अगर मैं एक समय साल है यहाँ पर 255 कर देता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा। तो ये देखें अब ये रेड के साथ कोई शेड आ रही है, मतलब प्रॉपर रेड कलर नहीं है, रेड के साथ उसकी कोई शेड आ रही है। ठीक है, अब मैं एक मिसाल है यहाँ पर कोई और नंबर लिखता हूँ, सपोज़ 52 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 160 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक मिसाल है 40 लिख देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें ये एक ग्रीन टाइप का कलर बन कर आया इन तीन कलर्स को मिला के। अपने आप कलर ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर्स दे के करें, आप जैसे कोई मतलब कलर एंटर करेंगे तो यहाँ एक बॉक्स बनाएगा, उसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो इस तरह का बॉक्स आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इस लाइन को आप ऊपर से नीचे लेके जाएँ तो सारे कलर सेलेक्टेड आएंगे। जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये है, मैंने इसको करना है, मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा जो ब्लू वाला कलर है वो लग जाएगा, नेवी ब्लू या डार्क ब्लू जो भी लगा है। तो ये आरजीबी मोड। इसके बाद हमारे पास आता है आरजीबी मोड, जिसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू और ए का मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा यूज़ होता है जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। जैसे एक मिसाल, अब ये जो ब्लू कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड पे, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसको हम आगे लिखते हैं आरजीबी और फिर हम ए लिख देते हैं। अब जो ए की वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 1 के दरमियान। ठीक है, अगर तो वो 0 होगा, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा होगा अगर वो 0 पे है तो वो फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, यानी टोटल ट्रांसपेरेंट होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिएगा, मैं सिंपल 0 लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखा हमारा टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब कलर हमारा कलर नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फुल नज़र आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। जो बाकी कलर्स होते हैं यानी कि आरजीबी में उसकी वैल्यू होती है 0 से 255 तक, यानी कि 255 तक। लेकिन जो हमारा अल्फ़ा होता है इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के दरमियान। तो हम पॉइंट में देते हैं, 0.5 में कर देता हूँ, तो ये उसकी वैल्यू के हिसाब से हमारा जो कलर जो है वो थोड़ा मतलब लाइट कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। मिसाल मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, सेव, तो ये देखें थोड़ा डार्क हो गया। मैं यहाँ अगर 2 कर देता हूँ तो ये और इसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये देखें। तो ये भी यूज़ होता है अक्सर किसी वेबसाइट के अंदर, आपने देखा होगा पहले पिक्चर आती है बैकग्राउंड में, उसके ऊपर आपका जो है बैकग्राउंड कलर होता है, फिर ऊपर टेक्स्ट होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि बैकग्राउंड में आपको जो पीछे पिक्चर लगी हुई है, जो इमेज लगी हुई है वो भी आपको नज़र आ रही होती है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास तीसरा जो कलर आता है अल्फ़ा के साथ, वो होती है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी जो होती है वो टोटल हिस्से को मतलब कि ट्रांसपेरेंट करती है, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर जो कुछ भी लगा होगा वो सब के ऊपर अप्लाई होगी। जो अल्फ़ा है वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर को जो है आपके मतलब इसको ट्रांसपेरेंट करेगा बैकग्राउंड कलर को, लेकिन जो ओपेसिटी होगी वो हर एक चीज़ को मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट कर देगी। आपके कलर को भी, बैकग्राउंड पे जो कलर लगा हुआ है, टेक्स्ट लगा हुआ है, इमेज लगा हुआ है, वो सबको ओपेसिटी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर हम सिंपल लिखते हैं ओपेसिटी, मैं बैकग्राउंड कलर लाइक रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए। ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0.5, 0.8 और सिंपल 1। तो अब मैं मिसाल है 0.5 लगाता हूँ। ठीक है, अभी रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो उसने सारे को मतलब ट्रांसपेरेंट कर दी टोटल। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने वो लगाया नहीं है। तो अब ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं लगाता हूँ ओपेसिटी, ठीक है, 0.5, इसको मैं सेव करूँगा, फिर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। अब ये देखें उसने टेक्स्ट को भी हमारा ट्रांसपेरेंट कर दिया। बैकग्राउंड कलर तो ट्रांसपेरेंट हुआ ही है, लेकिन उसने साथ में टेक्स्ट को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये तीन वैल्यूज़ होती हैं इसकी ओपेसिटी की, 0.5, 0.8 और 1। ये तीन वैल्यूज़ होती हैं ओपेसिटी की। उसके बाद जो कलर्स के अंदर है हमारा जो प्रॉपर्टी है, कलर्स प्रॉपर्टी के अंदर हमारा लास्ट चीज़ आती है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल जो है वो कोड्स के ज़रिए दिया जाता है। मिसाल है, यानी कि वो आपको मतलब कॉपी पेस्ट ही करना होता है। ज़्यादातर आप नेट के ऊपर सर्च करें तो आपको सारे कोड्स मिल जाते हैं।
उसके बहुत सारे कोड्स हैं, अब बंदा कितने के याद रखे। तो जैसे कि मिसाल है मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ हेक्सा डेसिमल कलर कोड्स। ठीक है, तो ये देखें ये कलर्स आ गए। अभी ये इसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो ये देखें जो भी आप कलर मतलब सेलेक्ट करेंगे ये जो है उसका कोड आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने RGB में देना तो ये RGB में आ रहा है। उसके बाद आगे और भी मोड्स आती हैं, जैसे ये HSL है, तो ये आगे एडवांस चीज़ में आती है, तो ये हम बाद में सीखेंगे। जैसे अभी एक मिसाल है, मैं इस मतलब थोड़ा डार्क ब्लू देना चाहता हूँ ये वाला, तो इसका ये हमारा कोड है। उसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ बैकग्राउंड कलर के अंदर जहाँ हम डायरेक्टली नेम या कोई मोड डाल रहे थे वहाँ मैं इस कलर को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करूँगा तो देखें यहाँ आइकन भी बन के आ गया उस कलर का। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें वो कलर बैकग्राउंड में उसका लग गया। तो ये होता है हेक्साडेसिमल कलर कोड। तो ये हम डायरेक्टली जो है इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये जो बैकग्राउंड है, मतलब ये नीचे वाला जितना भी वाइट एरिया है टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर के अलावा, मैं चाहता हूँ यहाँ कोई इमेज लग जाए। तो उसके लिए हमने वो लगानी होती है बॉडी के ऊपर। जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो हमेशा बॉडी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड। ठीक है, ये इमेज है। अगर ये नहीं भी आता तो आपने पूरा लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद ये स्लैश सॉरी जो आगे इसको बोलते हैं आइफन या जो भी इसको डैश बोलते हैं, उसके बाद इमेज आपने इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ आपने लिखना है यूआरएल में हमने वही देखा था, ये हमारी इमेज की फाइल पड़ी है सेम फोल्डर में, तो हमने उसका सिंपल नाम दे देना है यहाँ पर SA। तो ये उसने ऑलरेडी जो है उसको डिटेक्ट कर लिया कि ये आपकी उसी फोल्डर के अंदर आपकी इमेज की फ़ाइल पड़ी है। तो मैं इसको दे दूँगा, मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखो बैकग्राउंड में इमेज लग गई है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड जो साइज़ होता है, यानी कि एक होती है चीज़ रिपीट, एक होती है नो रिपीट। ठीक है, फिर आती है ऑल और एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस होता है ये वाला, ऐसा मतलब इस लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली इनको बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ किस लिए अप्लाई होती है, जब आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट कर ली हो। जैसे मिसाल है मैं यहाँ इसकी विड्थ देता हूँ, सपोज 50 पिक्सल कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, हमारी बैकग्राउंड इमेज तो लग गई है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कवर कर दूँ, तो वो हम लिखते हैं बैकग्राउंड साइज़ के अंदर। ठीक है, अब हमारे साइज़ के अंदर जो है जो इसकी मतलब मेन डिफ़ॉल्ट होती है वो ऑटो होती है। ऑटो के अंदर वो यही है जो ऑलरेडी इसके ऊपर सेलेक्ट हुई हुई है। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश भी करूँ तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटो जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है। फिर आती है हमारे पास कंटेन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो पहले ऑटो थी वो डिफ़ॉल्ट थी, जो ऑलरेडी मतलब साइज़ उसने डिटेक्ट किया हुआ था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये बार बार अब रिपीट हो रही है। मतलब एक हमारी इमेज यहाँ ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ से दूसरी शुरू होकर यहाँ पर, फिर आगे तीसरी, फिर इसी तरह नीचे, फिर आगे, फिर उससे आगे। तो ये चीज़ें रिपीट हो रही है, यानी कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो हमारी रिपीट ना हो, तो वो हम लिखते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद रिपीट और नो रिपीट। इसको मैं सेव करूँगा, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक ही इमेज है, लेकिन अब उसका साइज़ छोटा है। क्यों? हमने यहाँ पर इसको कंटेन किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कंटेन नहीं, मैं इसको कवर कर देता हूँ, कवर। तो ये उस हिसाब से लगेगी जितनी हमारी स्क्रीन होगी। तो ये देखो उसने पूरी एक इमेज लगा दी है। ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड इमेज के अंदर साइज़ और रिपीट। अगर ऑटो रखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट रहेगी, जो आपकी इमेज का साइज़ होगा उस हिसाब से वो पूरी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप उसको कंटेन रखेंगे तो वो बार बार रिपीट करेगी एक छोटे साइज़ में। लेकिन अगर आप कवर कर दें तो वो पूरी एक ही इमेज आएगी। अब मैं यहाँ पर अगर ये रिपीट वाला मिटा भी दूँ तो कोई इशू नहीं है। तो मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? हमने कवर लगा दी, तो उसने पहले डिटेक्ट कर लिया कि एक ही इमेज को पूरी स्क्रीन के ऊपर हमने कवर करना है। तो ये रिपीट वाला जो है वो हम तब लगाते हैं कि जब हमारी कोई इमेज जो है वो रिपीट हो रही हो बार बार, यानी कि बार बार हमारी इमेज शो हो रही हो। तो इसको हम तब लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट को। तो बैकग्राउंड रिपीट जो है वो एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई एक्सिस में भी होती है। आर के अंदर तो वो डिफ़ॉल्ट होगी, जैसे हमें अभी हमारे पास शो हुई थी बार बार। और नो रिपीट के अंदर वो टोटली मतलब कि ख़त्म कर देता है, वो रिपीट नहीं होती फिर। तो साइज़ के अंदर हमने देख लिया कि ऑटो होता है, कंटेन होता है, कवर होता है, और उसके बाद हम साइज़ पिक्सल में भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक मिसाल है मैं देता हूँ, लाइक 100
परसेंट, नहीं बल्कि 100 नहीं, हम 70 करते हैं, 70%। अब ये क्या करेगा, जो हमारी स्क्रीन का 70% है वहाँ तक इमेज होगी, ये देखा। उसके बाद आगे हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इमेज नो रिपीट बैकग्राउंड, ठीक है, रिपीट और नो रिपीट। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें हमारे 70% हिस्से के ऊपर सिर्फ इमेज अप्लाई हुई है, यानी कि स्क्रीन का 70%। अब मैं इसको छोटा बड़ा भी करूँगा तो उस हिसाब से जो है वो स्क्रीन के ऊपर अप्लाई होती जाएगी। तो ये होता है, अगर हम पिक्सल में देते हैं तो वो फिर स्क्रीन के हिसाब से नहीं होती, वो हमारे कंटेंट और उस पेज के हिसाब से बनती है। तो ये हम सिंपल कवर ही लिख देते हैं, वही सबसे बेस्ट है। तो इसको आप पिक्सल और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिपीट का हमारा काम नहीं है पर फिर भी लगा रहे, ठीक है, या पूरे कवर पे आ गई है। उसके बाद बैकग्राउंड होता है अटैचमेंट। अब एक मिसाल है, जैसे एक मिनट में यहाँ थोड़ा कंटेंट बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आए। लोरम मैंने थोड़ा कंटेंट बढ़ा दिए, मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये देखें, मैं जैसे ही कंटेंट हमारा यहाँ नीचे तक आ रहा है और भी नीचे जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो ये हमारी इमेज भी साथ साथ मूव हो रही है। तो ऐसे ही आपने कौन सी वेबसाइट देखी है जिसके अंदर आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी मूव हो, और ये स्क्रॉल बार आए तो उस स्क्रॉल के साथ साथ इमेज भी आपकी मूव करे। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट्स। अब वो हमने कहाँ लगाने हैं, जिस जगह आपकी बैकग्राउंड इमेज लगी होगी, यानी कि हमारी लगी हुई है बॉडी के ऊपर, तो हम बॉडी के ऊपर ही बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाएंगे, बैकग्राउंड। तो यहाँ अटैचमेंट आ गया, अगर ये नहीं भी आता तो आप पूरा लिख सकते हैं। अब इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो मेन होती है, एक होता है लोकल, ठीक है, और एक होता है स्क्रॉल। लोकल और स्क्रॉल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लोकल के अंदर भी आपकी मूव करती है इमेज, और स्क्रॉल के अंदर जो है ये चीज़ आती है, ये जो स्क्रॉल स्क्रॉल बार आ रहा है, तो ये स्क्रॉल के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें, अब मैं जितना मर्जी कंटेंट बढ़ा लूँ, जो मर्जी कर लूँ, इमेज उसी जगह रहेगी, क्यों, हमने उसको फिक्स्ड कर दिया एक जगह पर। तो इसलिए अब वो इमेज जो है वो ऊपर मतलब स्क्रॉल डाउन नहीं होगी ना स्क्रॉल अप होगी, तो वो फिक्स्ड होगी एक ही जगह पर। अब उसके बाद एक चीज़ आती है बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड, बल्कि ये ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं इसके ऊपर आपको बॉर्डर लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। इसको मैं सेंटर में भी कर देता हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल एंड ऑटो। ऊपर से 100 होगा, बाकी वो सेम उसके साथ रहेगा। अब ऊपर से तो 100 हो गया, इसने लेफ़्ट और राइट ऑटो नहीं दिया, तो उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ से मुझे इसकी ये विड्थ डिलीट करनी पड़ेगी, सेव। तो ये देखिए ये अब सेंटर के अंदर है हमारे पास। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बॉर्डर है इसके हिसाब से हमारी मतलब इमेज हो, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो इसके हिसाब से होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्लिप का। बैकग्राउंड क्लिप के अंदर चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है पैडिंग बॉक्स। पैडिंग बॉक्स क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर ये पैडिंग दे देते हैं, शो कर रहा है पैडिंग 50 पिक्सल, और विथ भी दे देते हैं। तो ये देखें, ये जो पैडिंग है वो होती है स्पेस इनसाइड द ब्लॉक, ये मतलब टेक्स्ट के ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास पैडिंग लिखी हुई आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम देते हैं बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड, तो ये नीचे हमारे पास आगे क्लिप ना आए तो आपने पूरा लिखना है, ठीक। अब क्लिप के अंदर चार चीज़ होती हैं। पहली होती है पैडिंग बॉक्स। पैडिंग बॉक्स का मतलब होता है कि जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमारी पैडिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इस स्पेस से। तो जो हमारी बैकग्राउंड कलर जो होगा ना, ये जो कलर है या इमेज आपने लगाई, तो वो उस पैडिंग के हिसाब से जो है उससे आगे लगेगी, मतलब उस वहाँ से स्टार्ट होगा उसका कलर। फिर आती है बॉर्डर बॉक्स। तो ये जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है ये स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से ऊपर वाली लाइन से, तो यहाँ से हमारा कलर लगना शुरू होगा। फिर आती है कंटेंट बॉक्स। तो ये जितना हमारा जहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है, जितना कंटेंट है सिर्फ उसके ऊपर लगेगा। फिर आती है टेक्स्ट।
जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर हमारे कलर आएगा बैकग्राउंड पे। तो वो भी लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड क्लिप है, मैं इसको लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, अब ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के ऊपर है, अब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो देखें, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज पैडिंग बॉक्स, ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर जो है वो बहुत मोटा आ रहा है। बॉर्डर किधर है, इसको मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें बॉर्डर के अंदर जो हमारी जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से जो है हमारा कलर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेंट, CONTENT, कंटेंट बॉक्स, मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये जो हमारा जहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है वहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड कलर लगना शुरू हुआ है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब जो ये हमने बॉर्डर लगाया ना, मैं इसको 5 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब एक और चीज़ होती है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि ये लाइंस के ऊपर होता है, यानी कि एक जुड़ा हुआ बॉर्डर होता है मोटा सा, पता चलता है भी यहाँ कोई चीज़ बॉर्डर लगी हुई है। मैं चाहता हूँ नहीं, सॉलिड ना हो, सॉलिड की जगह हम इसको डॉटेड कर देते हैं, सेव। तो ये देखिए अब ये डॉट के ऊपर आ गया बॉर्डर हमारा। ठीक है, इसके बाद हम डैश की भी लिख सकते हैं, डैश्ड, सेव एंड देन रिफ्रेश। तो ये डैशेस बनकर आ गए, डैशेस वाला बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर भी हम 3 तरह के और भी तरह से हम इसको दे सकते हैं। तो सॉलिड थोड़ा अच्छा लगता है मतलब नॉर्मली, तो हम उसी को ही रहने देते हैं, सॉलिड बॉक्स। अच्छा, अब जो क्लिप के अंदर हमारी फोर्थ चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है, वो है बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल अलग बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ, इसको करते हैं क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, बैक ग्राउंड क्लिप टेक्स्ट .html। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं। यहाँ का डॉक्यूमेंट में हम क्लिप टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ मैं देता हूँ हेडिंग H1 की। ठीक है, को मुझे लिखना है बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। लेकिन ये जो ये जो टेक्स्ट वाली है ये हमारे पास ऐसे नज़र नहीं आएगी, उसको हम लगा के पहले देखते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड, ठीक है, क्लिप, सॉरी मैंने सिलेक्टर तो यूज़ ही नहीं किया कोई, हमने H1 में लिखा तो H1 के हम यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। अब मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, हमने ये जो बैकग्राउंड है इसका, ठीक है, ये जहाँ पे बी लिखा हुआ है, जो मतलब जो ब्लैक कलर का जो हमें लिखा हुआ है उसको हमने यानी कि एक कलर देना है या एक इमेज ऐड करनी है उसके ऊपर। अब मैं वो भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज URL। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये इमेज कर लेते हैं, सेव। ठीक है, कोई इमेज अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हमने जब भी ये टेक्स्ट वाली जो क्लिप है इसको यूज़ करना है उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा कलर है उसको ट्रांसपेरेंट करना होगा। अब एक मिसाल है, एक मिरर है जो मतलब दोनों साइड से जो दिखता है आर पार का, उस मिरर के ऊपर अगर हमने कोई चीज़ एक साइड पर लगानी है, ठीक है, वो दूसरी साइड भी शो हो, तो हमें पहले यही तो देखना पड़ेगा ना कि वो मिरर वाकई में ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं, यानी कि दोनों तरफ से दिख रहा है उसका। तो तभी हम उसके ऊपर कोई चीज़ लगा सकते हैं कि हम एक साइड के ऊपर वो चीज़ लगाएंगे तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली वो चीज़ नज़र आएगी। तो उसके लिए हमें इसका जो कलर है वो हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कलर, सॉरी, तो हम लिखेंगे सिंपल कलर कॉलन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा,
ठीक, अब ये देखें हमारी जो इमेज जो है इसके ऊपर अप्लाई हुई है। एक मिनट, यहाँ पर ना फंड के अंदर एक होता है फंड फैमिली इम्पैक्ट, उसके अंदर बहुत अच्छी इमेज जो है वो शो होती है। ये देखें, अब ये अभी भी आपको ऐसा नहीं नज़र आएगी। मैं इसके अंदर बॉडी सेलेक्टर यूज़ करते हैं, इसका जो हम बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हाँ एक इमेज जो है वो अप्लाई हुई हुई है। अब एक मिसाल है, कोई और इमेज कर लेते हैं, जैसे कि आइस इमेज HD, जैसे कि ये है। इसको मैं सेव इमेज एज करता हूँ। ये हमारी पड़ी हुई क्लास वेब के अंदर SD करके JPG में हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये इमेज लगाता हूँ SD। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश। अब ये देखें, ये एक बैकग्राउंड हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमारी इमेज लग गई है। तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है जब हम कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो CSS के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने डिटेल में सीखा है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट नेम लिखकर RGB, फिर RGBA मोड, फिर हेक्साडेसिमल कोड, फिर हमने देखा बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है, रिपीट का क्या सीन है, रिपीट क्यों लगाया जाता है, उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ क्या होता है, ऑटो, कंटेन, कवर या फिर पिक्सल या परसेंटेज के अंदर। फिर हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट देखे कि लोकल क्या होता है, स्क्रॉल क्या होता है, उसके बाद फिक्स्ड क्या होता है। फिर हमने बैकग्राउंड क्लिप लगाया जिसके अंदर हमने चार चीज़ें पढ़ी, एक पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट, क्लिप टेक्स्ट जो भाई हमने ये लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन, पैडिंग, उसके बाद बॉर्डर, और होवर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं पर एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।